हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 3 शुरू करते हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। यह ज्योमेट्री का एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग लोकेशन और प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट करके चीज़ों को समझते हैं। इसमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। देखिए, पहले तो ये चैप्टर इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है बाकी कई विषयों में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, ग्राफिक्स में जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं। फिज़िक्स में अभी आप लोग मोशन और फोर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे तो उसमें रेफरेंस पॉइंट के अनुसार चीज़ें पढ़ी जाएंगी जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स यूज़ होंगे, अप्लाई होंगे। केमिस्ट्री में आगे जाके आप जब सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप क्रिस्टल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, तो उसमें इसके कंसेप्ट यूज़ होते हैं। ज्योग्राफी में इनफैक्ट जो भी आप एटलस पढ़ते हैं या ग्लोबल मैप्स पढ़ते हैं उसमें लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के अनुसार ही डिसाइड की जाती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन लोकेशन और पॉइंट ऑफ रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स क्या हैं। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 3 की क्लास शुरू करते हैं। यह पहला क्लास जिसमें हम लोग 3.1 इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इसमें एक ओपनिंग कोटेशन है, व्हाट्स द गुड ऑफ मर्केटस नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर ट्रॉपिक्स जोन्स एंड मेरिडियन लाइंस। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट्स हैं ये ज्योग्राफी में फ्रीक्वेंटली रेफर होते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक्स, जोन्स एंड मेरिडियन लाइंस। तो इसमें कहा है कि ये सिर्फ एक कन्वेंशनल साइंस है, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है। लुइस कैरोल की किसी उपन्यास से ये लिया गया है शायद। लुइस कैरोल का नाम जहाँ तक मुझे याद आता है एलिस इन द वंडरलैंड नामक प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इस पे एक टीवी सीरियल भी था, एलिस की अनोखी दुनिया, शायद देखा हो आप लोगों ने। इंट्रोडक्शन। आपने पहले पढ़ा है कि नंबर लाइन पे किसी एक पॉइंट को कैसे नोट करते हैं और नंबर्स को कैसे मार्क करते हैं। हमने देखा था कि नंबर लाइन पे हर नंबर हर एक पॉइंट द्वारा यूनिकली प्रदर्शित किया जाता है और इनफैक्ट सारे ही नंबर लाइन पे दर्शाए जाते हैं। नंबर लाइन एक वन डायमेंशनल कंसेप्ट है न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का और लोकेट करने का और मार्क करने का। और इसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें हमें किसी पॉइंट को किसी लाइन के रेफरेंस में, यानी किसी लाइन के हिसाब से उसकी लोकेशन कहाँ है उसे मार्क करना होगा। लोकेशन एक रिलेटिव टर्म है जिसके लिए हमको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी वस्तु की या किसी भी स्थिति की लोकेशन को हम एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते, हमेशा किसी रेफरेंस में डिफाइन किया जाएगा। इवन यूनिवर्स में भी अगर प्लानिटरी सिस्टम्स को देखें तो आप प्लैनेट्स को उनके पेरेंट स्टार के अनुसार मार्क करते हैं। जैसे अर्थ को हम जब डिस्कस करते हैं तो अर्थ को हम सन के हिसाब से लोकेट करते हैं। उसी प्रकार अर्थ में अगर कोई पॉइंट है तो वो किस कंट्री में है, किसी कंट्री में कोई पॉइंट है तो कंट्री के किस सिटी में है। तो हमेशा एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसी रेफरेंस को सिस्टमैटिकली ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से पढ़ा जाता है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक मतलब निर्देश प्लस अंक, वो अंक जो किसी वस्तु के निर्देश को बताए, उसके लिए डायरेक्शन दे। जैसे एक इन्होंने एक्सरसाइज दी है कि एक स्ट्रीट है, एक मेन रोड है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, उसमें कुछ स्ट्रीट्स मार्क की हैं। ऑल्टरनेटिव देखिए, एक तरफ ऑड स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1, 3, 5 एंड 7 ये नॉर्थ की दिशा में है, और स्ट्रीट 2, 4, 6 और 8 ये साउथ की दिशा में ये स्ट्रीट्स हैं। और प्रत्येक स्ट्रीट पे शायद 5-5 ये मकान मार्क किए गए हैं। और देखना है कि अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, किसी हाउस को, तो हम किस प्रकार उसको यूनिकली और करेक्टली और प्रिसाइजली लोकेट कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पॉइंट हाउस नंबर P का जिक्र किया है, तो P आप देखें, हाउस P को आप बिना रेफरेंस के प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी स्ट्रीट में है और कौन से नंबर पे आता है। उसी प्रकार हाउस H भी आपको बताना पड़ेगा कौन सी स्ट्रीट में है और वो कौन से नंबर का हाउस है। बेसिकली आपको दो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही हैं यहाँ पे। फिगर 3.1, H shows the location of house, similarly P shows the location of house corresponding to street number 7 and house number 4। तो आपको किसी भी हाउस को बताने के लिए उसकी स्ट्रीट की संख्या और उसकी मकान की संख्या बतानी पड़ रही है। ये दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर आप हाउस की लोकेशन को प्रीसाइजली बता पा रहे हैं। आगे देखते हैं।
इसी प्रकार अगर आपको किसी पेपर पे किसी डॉट को मार्क करना है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, इफ वी आस्क यू टू टेल अस द पोजीशन ऑफ डॉट, हाउ विल यू डू दिस? अब पहले आप थोड़ा वेगली बताओगे कि डॉट पेपर के अपर हाफ में है और लेफ्ट एज के पास है या कॉर्नर के पास है या सेंटर से कुछ नियर है, लेकिन ये लोकेशंस प्रिसाइज नहीं है। मैथ्स में आपको एग्जैक्ट चीज़ें बतानी होती हैं, तभी उसके बाद फर्दर उसकी एनालिसिस शुरू हो पाती है। कॉमन पार्लेंस में अगर होता तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल था कि आपने नॉट कह दिया, आपने कह दिया लिटिल टुवर्ड्स लेफ्ट एज या राइट एज या सेंटर से थोड़ा पास में है, लेकिन आपको एग्जैक्ट बताना होता है, उसके बाद ही उसकी बेटर एनालिसिस शुरू हो पाती है। तो ऐसे में आपको एग्जैक्ट बताना है। अब अगर आप ये कहोगे कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन दो परपेंडिकुलर एजेस से कितनी कितनी है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है, आप देखिए फिगर 3.2 में इस डॉट को वर्टिकल एज से, जो लेफ्ट साइड वर्टिकल एज है उसे 5 सेंटीमीटर पे लोकेट किया है और बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर पे लोकेट किया है। इस प्रकार इस डॉट को यूनिकली और प्रिसाइजली मार्क कर दिया गया है। देखिए अगर मैं सिर्फ ये कहता कि ये लेफ्ट एज से, लेफ्ट वर्टिकल एज से 5 सेंटीमीटर पे है, तो ऐसे तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे इसके पैरेलल लाइंस पे स्थित होंगे। इसको फिक्स करने के लिए इसकी बॉटम से हाइट बताना ज़रूरी था। अब ये यूनिकली मार्क हो गया है। ऐसा अकेला पॉइंट होगा, ऐसा एक यूनिक पॉइंट होगा इस समतल में, इस प्लेन में, जो लेफ्ट वर्टिकल एज से 5 सेंटीमीटर पे और बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर पे स्थित है। इस रेफरेंस में मैं आपको 3 शब्द बताना चाहूँगा कि मैथ की क्लास में थोड़ी सी अंग्रेजी की शब्दावली भी पढ़ ली जाए जो तर्कसंगत है। एग्जैक्टिट्यूड, प्रिसीजन एंड सर्टेनिटी, ये 3 शब्द हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लॉजिक को थोड़ा प्रिसाइजली डिफाइन करती हैं। एग्जैक्टिट्यूड मतलब आपको एग्जैक्ट बताना होता है। प्रिसीजन मतलब यहाँ जो लिखा है प्रिसाइजली, आपको डॉट की लोकेशन प्रिसाइजली बतानी है, वेग नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। और सर्टेनिटी, सर्टेन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको किसी और सूचना की आवश्यकता हो या आपके द्वारा दी गई डेफिनेशन से एक से अधिक बिंदु निकल के आ रहे हों। ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज़ यूनिकली लोकेट हो पाती है तभी वो प्रॉपरली डिफाइनेबल मानी जाती है, अदरवाइज उसको हम इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड कहते हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइन एक्चुअली 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसके आधार पे हम किसी बिंदु को मार्क कर पाते हैं और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे पाते हैं। ये वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ डॉट। एक और एक्टिविटी है सीटिंग प्लान। सीटिंग प्लान में आप जैसे बताया है कि क्लासरूम में बच्चों को ग्रिड में बैठाया कि ग्रिड मतलब बैठने की कुर्सियों को कुछ इस प्रकार अरेंज किया है कि ये चेकर बोर्ड, चेस बोर्ड जैसी एक फैशन, एक फॉर्मेट क्रिएट हो गया है जिसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, जैसा पंक्तियाँ और कतारें। इसमें आप बताते हो कि किस रो में और किस कॉलम में आपकी पोजीशन है, तो वो यूनिकली मार्क हो जाती है। यहाँ भी आपको 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ रो बताना पड़ेगा और नंबर ऑफ कॉलम्स बताना पड़ेगा, तो आप यूनिकली इसको लोकेट कर पाओगे कि किसी बच्चे की लोकेशन क्या है, किस सीट पे वो स्थित है। आप चौथी रो और 5वां कॉलम बता सकते हो। यहाँ पे तीसरी रो और 5वां कॉलम है। यहाँ पे टीचर की डेस्क को इस ग्रिड में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है जो जहाँ से शुरुआत होगी। अब 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं? 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन मतलब जहाँ पे डिडक्शन पॉसिबल ना हो, मतलब एक सूचना को दूसरी सूचना से डिराइव ना किया जा सके। जैसे अगर 2 इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन 1 की आज मंडे है और 2 की कल संडे था, तो देखिए ये दोनों इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट दूसरी इन्फॉर्मेशन तो पहली से ही डिराइव होती है या वाइसी वर्सा। एसेंशियली ये एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाती है। आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आगे देंगे उसमें डेटा सफिशिएंसी नाम के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि दी गई सूचनाएं इंडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या सरप्लस हैं या कम हैं। तो ये 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो पूरी तरह अलग होनी चाहिए, एक दूसरे से डिडक्शन पॉसिबल ना हो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग प्लेन्स पे पॉइंट को लोकेट करते हैं। प्लेन्स मतलब समतल, दे आर प्लेटफॉर्म फॉर 2D ज्योमेट्री। इस पे हम मोशन पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, दिशाओं के बारे में और लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी साइंस में और फिजिक्स में आप वेक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज़ होता है इनडायरेक्टली
और प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत है। एक प्लेन समतल पे हम कई सारे चित्रों को मैथमेटिकली अध्ययन करते हैं। स्ट्रेट लाइन जो एक नंबर लाइन है एक्चुअली वो सिंपली एक 1D कंसेप्ट है, एक विमा वाला चित्र है, 1 डायमेंशनल आकृति है। उसके बाद हम जो चीज़ें पढ़ेंगे अभी वो धीरे धीरे 2D की तरफ जाएंगी। उसमें प्लेन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, समतल, और वहीं से ये शुरुआत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। In the discussion above, you have observed that the position of any object lying in a plane can be represented with help of two perpendicular lines. देखिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस एक अवधारणा है। ये ज़रूरी नहीं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, लेकिन जब दो परपेंडिकुलर लाइन से सिस्टम बनाया गया है तो थोड़ा सिमेट्रिक हो और सिस्टमैटिक होता है। दिस सिंपल आइडिया has a far-reaching consequence and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry. In this chapter, we aim to introduce some basic concepts of coordinate geometry. इसको आप अभी आगे तक पढ़ते रहोगे, ये शुरुआत अब हो गई है, अब ये ख़त्म नहीं होगा चैप्टर। ये 11th में आ जाएगा, 10th 11th 12th और आगे तक जो भी एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे। और इसमें अलजेब्रा का एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है ज्योमेट्री की, जो पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको बहुत सिस्टमैटिकली डिफाइन किया गया है। इस स्टडी को इनिशियली डेवलप किया था फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेनी डेकार्ट्स। इनका एक फेमस कोटेशन है, शायद आप सबने कोई टी शर्ट कोट जो होते हैं वो गौर किया होगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, जिन बच्चों को फिलोसफी और लिटरेचर में इंटरेस्ट है। ये फिलोसोफर भी थे। इसका अर्थ हुआ मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस कोटेशन के ऊपर कई सारे अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप पढ़िएगा। डेकार्ट्स, द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th century, लाइक्ड टू लाई इन बेड एंड थिंक। बहुत बड़े थिंकर थे ये। हिज मेथड वॉज डेवलप्ड ऑफ द ओल्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो भूगोल में अक्षांश और देशांतर का सिद्धांत होता है, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअली एप्लीकेशन है। तो आप देखिए, यहाँ से निकल के जाती है बात भूगोल तक। तो फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हैं इस कंसेप्ट के। और चूंकि डेकार्ट्स ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं उनके सम्मान में। इन ऑनर ऑफ डेकार्ट्स, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। आई थिंक देयरफॉर आई एम, इनका बहुत फेमस कोटेशन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। अब एक्सरसाइज 3.1, इसमें तो बस नोमेनक्लेचर ही है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अगेन आपको एक प्लेन यानी समतल, जो टेबल एक समतल होती है उसमें रखी एक वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। तो आप यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाइए जो एक पेपर पे डॉट की पोजीशन बतानी थी। आप टेबल की एजेस मार्क कर लीजिए, लेफ्ट एज, राइट एज, टॉप एज, बॉटम एज, और उसमें मार्क कर लीजिए आपका टेबल लैम्प कितनी डिस्टेंस पे लेफ्ट लाइन से और बॉटम लाइन से है। आप रेफरेंस के लिए लेफ्ट वर्टिकल लाइन और बॉटम लाइन को ही अगर चूज़ करें तो काफ़ी है। वैसे आप किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर एजेस को चूज़ कर सकते हैं, टॉप एज और राइट वर्टिकल एज को भी चूज़ कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे यहाँ पे आप दो पैरेलल एजेस को चूज़ मत कर लीजिएगा, क्योंकि वो अगेन टू इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाएंगी, वो अंतोगत्वा एक ही सूचना होगी। तो आप दो वर्टिकल एजेस चूज़ कीजिए और देखिए आपका टेबल लैम्प कहाँ पे लोकेट होता है। ये डॉट ऑन द पेपर वाली पद्धति को ही फॉलो कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। दीज टू रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखिए आगे आपका मैप, जो भूगोल में नक्शा पढ़ते हैं, अब वो स्ट्रीट प्लान में ही यूज़ होता है। ऑब्वियसली आप सभी ने गूगल मैप यूज़ किया होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, वो एक तरह का कार्टेशियन सिस्टम है जहाँ पे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे है कि सारी स्ट्रीट्स पैरेलल हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। मतलब अगर आप कहें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली देखें तो 5 शायद हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट हैं और 5 वर्टिकल स्ट्रीट हैं, और जो पैरेलल स्ट्रीट्स हैं उनके बीच में 200 मीटर की डिस्टेंस है। आपको स्केलिंग फार्मूला दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है टाउन प्लानिंग को समझने का। आपको बता दूं, आपने शायद पढ़ा भी हो हिस्ट्री में,
हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें सिटीज़ बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड थी। उसमें भी लगभग कार्टेशियन सिस्टम की ही झलक थी, क्योंकि रोड्स परपेंडिकुलरली कट करती थी और पैरेलल भी थी। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। क्रॉस स्ट्रीट्स क्या होती हैं? जहाँ पे दो परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स एक दूसरे को कट करती हैं, चौराहा। A particular cross street is made by two streets, one running in north south and another in east west। वही बात है कि नॉर्थ साउथ में एक जो रोड जाएगी और ईस्ट वेस्ट में जो आएगी, तो उनका जो इंटरसेक्शन जो होता है उस पॉइंट को हम क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा हो गया। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर: if second street in north south direction and fifth in east west direction meet at some crossing, we call this cross street 2,5। अगर चौराहे को हमने 2,5 बोला है, इसका मतलब वहाँ पे नॉर्थ साउथ वाली दूसरी स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट वाली पांचवी स्ट्रीट इंटरसेक्ट करते हैं। अब इस कन्वेंशन, ये हमने एक कन्वेंशन डिफाइन किया, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। इसको डिफाइन करके हम अब देखना चाह रहे हैं कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अर्थात ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं जहाँ पे चौथी लेन नॉर्थ साउथ वाली और तीसरी लेन ईस्ट वेस्ट वाली इंटरसेक्ट करती हों। निश्चित रूप से ऐसी एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी। यूनिकनेस उल्टा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। ये मॉडल अपनी कॉपी में बनाइए, बड़ी सी ड्राइंग शीट लेके बनाइए, या फिर आप ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। आई वुड से ग्राफ पेपर पे पढ़ें तो आपको ज़्यादा सिस्टमैटिकली चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी ड्राइंग भी एरर फ्री होगी। अब ग्राफ वाली नोटबुक भी यूज़ करना शुरू कर दें। इसमें हम लोग आगे कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे। ये तो अभी पहला ही क्लास था, इंट्रोडक्शन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ अभी है नहीं। बस ये समझने कि ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है ज्योमेट्री को समझने का। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसे डेवलप किया था फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स ने। तो इनके ऑनर में इसको कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। इसमें हम दो परपेंडिकुलर लाइन के रेफरेंस को लेकर पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। इसको हम आगे भी बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझा जाएगा। इनफैक्ट जो अंतिम क्लास होती है एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिक्स वाली DI वाली, उसमें मैं आपको कुछ और तरीके भी समझाऊंगा। इसको समअप करेंगे, इसकी समरी भी डिटेल में करेंगे। अभी चूँकि ये नई चीज़ है, इसलिए मैं इसको एक क्लास बहुत छोटी रख रहा हूँ। इंट्रोडक्शन 3.1 तक ही रखते हैं इसको, और इसके बाद हम लोग अब अगली क्लास में 3.2 कार्टेशियन सिस्टम के बारे में समझेंगे, जो मैथमेटिक्स के लिए एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट था और कोऑर्डिनेट सिस्टम की शुरुआत है। अभी ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग हेडिंग 3.2 से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय।